विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से विधानसभा में इनके पंचायती राज मंत्री रहते हुए इन्होंने सवाचक जमीन को नियम विरुद्ध जाके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सगे 6 गरीब भाइयों को जो जमीन आवंटित की है और जिस पर हमारी सरकार ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए इनके खिलाफ में एसीबी में प्रकरण दर्ज करवाया है और पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जो माननीय जिला मजिस्ट्रेट करौली के अंतर्गत चल रहा है, जिसकी 10 मार्च को सुनवाई है। और इसके भाई के दामाद ने जिस तरह से नानपुर पंचायत के अंदर और नानपुर पंचायत सहित करणपुर पंचायत के अंदर जिस तरह से इनके संरक्षण में नरेगा में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, ये सारा मामला जब विधानसभा में उजागर हुआ है, इसको लेकर पूर्व मंत्री में जिस तरह की बौखलाहट है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। और मेरा मानना है कि इनको बेचारे को अपने मानसिक जो बीमारी है उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बौखलाहट से वो स्पष्ट दिख रहा है कि इनको कहीं न कहीं मानसिक रूप से थोड़ा आराम करने की जरूरत है, जिससे इनकी चीजें सामने आए। आज जिस तरह से ये कल मैं देख रहा था वहां मुझे साथियों ने बताया जिस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे पास में काफी चीजें ऐसी है जो मैंने मेरे विधायक बनने के बाद में विधानसभा में मैंने वो मुद्दा उठाया। नानपुर पंचायत का और भी पंचायतें थी जिनमें पिछले कार्यकाल के इनके पंचायत राज मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार हुआ, नरेगा में भारी गबन हुआ, वो सारा प्रकरण मैंने, और वो प्रकरण उठाने के बाद में मैंने ये उसके जांच के आदेश मिले। जांच के आदेश में स्पष्ट टीम गठित की गई और मैंने ये सारा जो प्रकरण दिया उसके बाद में टीम गठित हुई। ये जो जिस तरह का आरोप नरेगा के ऊपर लगा रहे एफटीओ के ऊपर, इनको ग्रामीण विकास मंत्री रहे, ये नानपुर पंचायत है, ये मैंने सब मंत्रियों को अवगत करवाया है। और एफटीओ का, क्योंकि ये तो ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री का इन्होंने बड़ा भारी महकमा संभाला है, तो इनको पता होना चाहिए कि एफटीओ विधायक लगाता है या विभाग के द्वारा ऊपर लगाया जाता है। विधायक का काम क्षेत्र में जो गबन भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायत करना, उच्च अधिकारियों को शिकायत करना, तो मिल नहीं रहे, ढूंढ के इधर उधर से झूठे आरोप लगाना, तथ्यहीन आरोप लगाना, केवल इनका काम रह गया है। सर, पूर्व मंत्री जी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके बड़े भाई शिवराज मीणा, जो पिछले एक मौत का मामला सामने आया था, हरिलाल मीणा की मौत, और उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक जी के भाई शिवराज मीणा का इसमें हाथ है। तो आप क्या कहते हो जिस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया है? देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि घटना बहुत दुखद हुई और हम सबको सुबह प्रातःकाल आपके माध्यम से ही हमें पता लगा। और दूसरी बात, मेरे लिए तो व्यक्तिगत भी वो क्षति थी, क्योंकि उनका पुत्र मेरा दोस्त है और जिस तरह से मैंने बातें सुनी, मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे उस बात का काफी दुख भी हुआ, मैंने पारिवारिक रूप से। लेकिन जब आप लोगों के माध्यम से 9-10 बजे हमें पता लगा कि उनकी जेब में कोई एक पेपर, स्टाम्प पेपर रखा हुआ है, तो उस समय आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन चीजों का पता लगा। आप लोग उस स्टाम्प पेपर को आप लोग निकलवाओगे तो ये स्पष्ट आपको पता लग जाएगा कि वो स्टाम्प पेपर की एक फोटोकॉपी मेरे सामने है। और इसे स्टाम्प पेपर के अंदर जिस तरह से 4-4 राइटिंगों का प्रयोग किया गया है, ऊपर किसी और ने लिखी है, बीच में किसी और ने लिखा है, नीचे किसी और ने लिखा है, और स्टाम्प पेपर के पीछे का हिस्सा में देखो, यहाँ जो स्टाम्प पेपर खरीदे गया है उसमें स्टाम्प पेपर में साइन किस तरीके के हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा विषय जांच का विषय है। और ये मेरा तो माननीय एसपी साहब से मैंने उस समय कहा था कि इसकी एफएसएल की जाए, इसकी पूरी सघनता से जांच की जाए कि किस व्यक्ति ने ये स्टाम्प पेपर लिखा गया है या उसका लिखकर उसकी जेब में रखा गया है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं न कहीं राजनीति द्वेषता की बू आ रही है कि ये किसी व्यक्ति ने लिखकर, ये नामों, क्यों राइटिंग में स्पष्ट दिख रहा है सारी चीजें। और मेरे परिवार के बारे में पूरा क्षेत्र जानता है इस बात से कि हमें उस व्यक्ति की न जमीन से, किसी से हमारा कोई वास्ता नहीं था। और ये उन परिवारजनों को, उनका पुत्र है और उनके परिवारजन है, उनको भी सारा सब कुछ पता है। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, तो एफआईआर दर्ज में जिन लोगों पर उनको शक है उनका उन्होंने नाम भी दर्ज कराया है। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि वैसा हमारा आपके परिवार से कोई नहीं है, लेकिन ये पता नहीं है किसने लिखा है नाम। तो ये जांच का विषय है। अब वो आरोप लगा रहे, आरोप लगाने में उनके में कोई सत्यता नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है। मेरा मानना यह है कि आरोप को लगाने से पहले पूर्व मंत्री को उस चीज तरफ देखना चाहिए कि जिस तरह से मंडरायल के अंदर एक मोना सैनी की हत्या हुई थी और उस मोना सैनी की हत्या में इनके परिवारजनों का नाम आ रहा था, उस केस को हम लोगों ने, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं ने धरना प्रदर्शन दिया, उसका एफआईआर हमारे खिलाफ भी दर्ज हुई।
आज तक हमारे लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं उस FIR को ड्रॉप कराने के लिए। उसको केस को हमारी सरकार आने पर हमने कहा था कि इसकी आएगी तो हमारी सरकार इसकी रीओपन करेगी, जांच कराएगी। उस केस में क्या हुआ, इन्होंने उस केस के अंदर उस केस में इन्होंने जबरदस्ती चालान पेश करके उस केस को माननीय हाईकोर्ट के पास भेज दिया। मुजरिम किसको बनाया गया? लड़की के सगे चाचा को, ताकि ये लोग आगे जाकर वो परिवार दुखी होकर वही आपस में समझौता कर ले। और उस परिवार ने वही काम किया। जनवरी फरवरी मेरे MLA बनते ही जब मैं उस केस के मामले में गया तो उस केस का स्टेटस निकलवाया तो पता लगा कि उस केस में परिवार में आपस में समझौता होकर उस केस को विड्रॉ कर लिया गया है। ये स्थिति है। तो इनका जो ये नार्को टैक्स की जो बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि पहले इनको नार्को टैक्स इनका कराना चाहिए जी। इस बात का कराना चाहिए कि इन्होंने जिस तरह से मोना सैनी हत्याकांड में किया, जबरदस्ती सरकार बनने से पहले सारा मुकदमा कोर्ट तक पहुंचाया और फिर उसमें समझौते पे लेके गया। इस जगह नार्को टैक्स कराने की इस जगह आवश्यकता है। दूसरी बात, ये मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो इनको इस बात को देखना चाहिए। सामाजिक रूप से हम सब यहीं रहते हैं, आप सब लोग बंधु जानते हैं, सारे विषय को जानते हैं क्या स्थिति है। निश्चित रूप से हरिराम के केस में सत्यता बाहर आएगी। FSL की रिपोर्ट आने वाली है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। सर, जिस तरीके से बजरी बड़े मामले पर आरोप लगाया बजरी निकासी पर के विधायक के द्वारा बजरी निकासी करवाई जा रही है, क्या मामला है सर? एक आपको बताना चाहूंगा कि बजरी अवैध खनन पर माननीय हाईकोर्ट की रोक है जी, और अवैध बजरी खनन पर निरंतर सरकार और हमारे जो कानून है, थानाधिकारी है, वो निरंतर कार्रवाई है, आप देखते आ रहे हो। बाकी आप जानते हो कि चोरी छुपे यदि कोई लोग निकालता है तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के पास में इसके अलावा कोई व्यवसाय भी नहीं है। नहीं, आरोप लगाया चहेते लोग ही केवल बजरी निकाल रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। वो तो कुछ भी लगा सकते हैं, उनको आरोप लगाने से क्या होता है? सत्यता क्या है, तथ्य क्या है उनके पास में? मीडिया के सामने आए, आरोप लगा गए। मैं तो माननीय मीडिया बंधु से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिस तरह का आरोप लगाए तो उनसे उसके तथ्य लेने चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और मीडिया में आकर केवल वो आरोप लगाए और आरोप में कोई सत्यता नहीं हो, आरोप निराधार हो केवल, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, उनका आरोप लगाने में क्या है। सर, हरिलाल की मौत पर आपने बताया कि जांच चल रही है। FSL टीम की जो जांच है वो अभी तक सामने नहीं आई। मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि उस घटना को दबा दिया गया है और उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। आप कब तक उसका खुलासा करवाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय, कि जिस तरह से वो कानून देर भले लगे, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसा हो कि किसी निर्दोष व्यक्ति को उसमें सजा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून का काम यह है कि एक बड़ा आरोप है आप पर कि सेमरता में आपके बड़े भाई की पत्नी के नाम कोई खान है, और उन्होंने आरोप ये लगाया कि अध्यापक, उसके पास में इतनी संपत्ति कहां से आई कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, जमीनें खरीद रहा है, खाने खरीद रहा है। तो ये बड़ा आरोप है। सबसे पहले तो क्योंकि ये जब भी लाइव आते हैं, आजकल क्या है, इनके पास में कोई मुद्दे तो बचे नहीं है। विधायक का 2 साल का कार्यकाल, जिस तरह से हमने 2 साल 22 साल की बुक छपवाई है जी, इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर ये शायद पहली बार है कि 2 साल के अंदर ही सपोर्टरा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमने इसमें काम दिया है। इस 2 साल 22 साल से माननीय पूर्व मंत्री बेहाल है और वो परेशान है, बौखलाहट है कि जो काम मैं 15 साल में नहीं कर सका, वो वर्तमान विधायक ने 2 साल में पूरे गांव को टच किया है। अब उनकी बौखलाहट इस बात को लेके है कि इनके पास में पैसा कहां से आया, किस तरह से इन्होंने लीज ली, वो सारे तथ्य मैं बताना चाहूंगा। सामाजिक रूप से आप इस बात को जानते हैं कि मेरे पिताजी ने 2013 में टिकट मांगा राजस्थान विधानसभा का, उन्हें टिकट नहीं मिला। उस समय भी उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। 2015 के अंदर मेरे भाई को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सपोर्टरा पंचायत समिति से प्रधान का चुनाव लड़ाया, लेकिन वही कोर्ट से उस समय हार गए थे। 2018 के अंदर मैं विधायक का चुनाव लड़ा, मैं चुनाव हार गया। 2021 के अंदर मेरी माताजी को फिर से प्रधान का चुनाव लड़ाया। तो ये सारी जो विषय है, आप भी जानते हो, सारे विषय ये मेरे MLA बनने से पूर्व के थे। तो ऐसा तो है नहीं है ये सारे चुनाव मैंने कोई MLA से लड़े हो। मेरे परिवार के सामाजिक ढांचे से, मेरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था से मैं चुनाव लड़ा। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, आप ये बताओ, आप 2008 का चुनाव लड़े, उससे पहले आपको कोई जानता नहीं था सपोर्टरा में। 2008 के चुनाव में आप चुनाव लड़े तो मेरे डांग क्षेत्र के भाइयों ने 100-100 रुपए प्रत्येक घर से एकत्रित करके, आपके लिए चावल एकत्रित करके, और आपको
सहयोग करके जब आपको चुनाव लड़वाया, तो आपके 15 साल में ऐसा क्या हो गया कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, जिसको लोगों ने सहयोग करके चुनाव लड़वाया, उस व्यक्ति के पास में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का मालिक है। वो कहां से आया इतना रुपए आपके पास में? आज आप कोटा में चले जाओ, हर जगह इसका मॉल्स वगैरह में इसकी पार्टनरशिप है। बूंदी रोड पर इसकी जमीन है। वृंदावन के अंदर इन्होंने जिस तरह का इनका गार्डन का काम धर्म की आड़ में जिस तरह शीश महल बनवाया जा रहा है, जयपुर में खोले वाले हनुमान मंदिर के रोड पर आज 600-700 करोड़ की जमीन का मालिक है। सपोर्टरा में बड़ी माइंस है उसका, आज इसने जिस तरह से एक गीता देवी मित्तल है उसको दबाव में लेकर उस माइंस को अपने भाई के नाम करवाया। वो सारी चीजें भी आएगी समय के अनुसार, सारी चीजें निकलेगी समय के अनुसार। तो आप आरोप लगा रहे हो। मैंने आपको बताया मेरे एमएलए बनने से पहले मैं 4 चुनाव लड़ चुका था और पूरी दमदारी से लड़ा, पूरे सपोर्टरा क्षेत्र जानता है। आप एक चुनाव लड़े 2008 का, जिसमें भी लोगों के सहयोग से आप चुनाव लड़े गए, तो 2023 होते होते आप इतना सारा पैसा आपने कहां से कमाया, इसकी ईडी के पास में सारी जांच जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हम सरकार से लगे हुए कि इसकी पूरी परतें खुले, लोगों को इसने जो ईमानदारी का जो चोला पहन रखा है, जिसने सपोर्टरा के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का काम किया, वो तमाम जगह इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, वो ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। ये दुर्भाग्य सपोर्टरा का। और ये जिस तरह से उस दिन मैं देख रहा था, लोगों ने बताया कि सपोर्टरा के लिए बोल रहे थे कि सपोर्टरा पे कलंक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय 15 साल आपके सपोर्टरा पे सबसे बड़े कलंक रहे, क्यों रहे? आपको बता दूं उसका कारण। जिस डांग क्षेत्र ने आपको एक एक रुपए एकत्रित करते हुए चुनाव लड़ाया और सिर्फ इस उम्मीद से लड़ाया कि हमारा डांग का भाई कोई आएगा तो हमारा भकूला का नाला बनेगा, हमारी करणपुर की घाटी बनेगी, हमारे डांग क्षेत्र के भाई जो आज 79 साल हो गए देश को आजाद हुए, वो भाई अंधेरे में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, उनके लिए लाइट लेके आएगा। क्या परिणाम हुआ? भकूला नाला बनाया कि इन्होंने? बालेर से करणपुर रोड पे गए कि कभी एक फाइल का टुकड़ा भी चलाया कि इन्होंने? करणपुर की घाटी में जो 35 साल पहले बनी थी हमारी सरकार में, वो घाटी आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में, क्या किया इन्होंने? डांग क्षेत्र के लिए एक आवाज विधानसभा में उठाई कि हमको लाइट देनी है। सबसे बड़ा कलंक डांग क्षेत्र और सपोर्टरा के लिए इनका 15 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें विकास पर एक विनाश रूपी कुंडली मारकर बैठ गए। और वही दुर्भाग्य कि वो गड्ढे इतने खोद गए। आज हमको 2 साल में निरंतर, महीने के 30 दिन में से 28 दिन निरंतर मैं जन सुनवाई में क्षेत्र के कार्यक्रमों में रहता हूं। सिर्फ 2 दिन के लिए जयपुर में कार्यों को लेकर जाता हूं। इन्होंने पूरे इनका कार्यकाल में आपने देखा होगा, महीने में सिर्फ 1 दिन आते थे और 1 दिन में भी ये अपने जो सरपंच थे, जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा था, उनको बुला के एकत्र करा के 100-100 गाड़ियों का झमेला लेके वो सरपंचों को घुमाते थे। ये सबसे बड़ा कलंक है इनके ऊपर। आपने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, नानपुर पंचायत में 26 करोड़ का घोटाला जी, उसको लेकर उनका कहना है कि 75 लाख रुपए विधायक के द्वारा लिए गए और एफटीओ करवाया गया उस पंचायत का। ये बड़े आरोप आप पर लगाए हैं 75 लाख रुपए लेने के। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री ये स्वयं रहे और इनको अच्छे से इस बात का भान भी है, इनको पता भी है सब कुछ कि नरेगा का एफटीओ किस तरह लगाया जाता है, उसमें विधायक की क्या भूमिका होती है। ये भली बात ही जानते हैं इस चीज को। विधायक नरेगा का एफटीओ राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जो ऊपर से लगता है, वो उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है। विधायक उस विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में जो काम नहीं हुए उनकी शिकायत करता है और वो शिकायतें मैंने समय समय पर की है, जिसके कागज सारे मेरे पास है। उसकी जांच कमेटी आई है, जांच कमेटी ने तो 26 करोड़ रुपए के गबन का मामला सारा निकलकर सामने आया है और वो सारी चीज आएगी। बाकी आरोप है, आरोप में तो आप 75 नहीं 100 के लगा दो, 200 के लगा दो, वो 10 निराधार है, उनका कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बात अभी आपने पूछी थी एक लीज के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा उस लीज का ये कागज है। ये 16 फर्म है उस लीज के अंदर, जिन्होंने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाई है जी। कोई अकेली मेरी फर्म ने नहीं लगाई, ये 16 फर्म है जिसके कागज है मेरे पास। और मेरे तो मुझे ये पता है कि एक फर्म इसमें करौली की है, जिसमें खुद भी पार्टनर है, इसने खुद ने भी उसमें बोलीदाता रहा है, इसके और साथी भी उसमें बोलीदाता रहे मिलकर। तो ये सब फर्मों ने उसमें बोली लगाई है। किसी को पता है टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन के माध्यम से टेंडर खुलता है और जिस उच्च बोलीदाता होता है उसके नाम टेंडर खुलता है। तो ये तो सारी प्रक्रिया। अब रही बात इसकी कि पैसे कहां से आए नहीं आए, तो ये तो जांच करवाओ ना, आप इनकम टैक्स में जाओ, पता लग जाएगा कहां से आए। मैं दे दूंगा जवाब उस चीज का, मुझे पता है कहां से आए जिसका। अभी कुछ दिन पूर्व नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों से नगर पालिका क्षेत्र में काम करवाए जा रहे हैं, विधायक कोष के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में पैसे देकर के इस तरीके से कार्य करा जा रहा है, उस तरीके का आरोप लगाए। क्या कुछ कहना चाहोगे इसमें?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इनके 15 साल के कार्यकाल में बैरवा धर्मशाला में, माली धर्मशाला में और मीणा धर्मशाला में, क्योंकि तीनों समाजों की वह धर्मशाला है जी, कोई भी निर्माण कार्य इन्होंने नहीं किया। 15 साल में इन्होंने बैरवा समाज को केवल अपना वोटर समझकर उनका शोषण होता रहा, माली समाज का शोषण हुआ, लेकिन काम करने के नाम पर किसी का भला नहीं किया। आज केवल 2 साल के कार्यकाल में जिस तरह से हमने हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी, जिनकी ये सोच है, हमारी पार्टी की सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हर समाज के व्यक्ति को और हर समाज के लिए हमने काम करने का एक संकल्प लिया है। और उसी कड़ी में बैरवा धर्मशाला, क्योंकि हमारी विधानसभा में बैरवा समाज के लोगों ने बड़ा, इनका समाज के लोग हैं और उनकी धर्मशाला है, निश्चित रूप से हमारी सरकार के माध्यम से उनको भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, माली समाज की भी होनी चाहिए, मीणा समाज की होनी चाहिए, और उसी के नवनिर्माण के लिए हमने वहां पर कामों की स्वीकृति निकाली है। अब विषय ये है कि इन्होंने कुछ किया नहीं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया और विधायक ने 2 साल में ही वहां पर काम करना प्रारंभ कर दिया, तो दर्द तो इनका सबसे बड़ा ये है। अब बात आती है कि ये जिस तरह से कहते हैं कि नियम विरुद्ध जाकर पैसा लगाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने नगर पालिका से एनओसी लिए, पंचायत समिति से साधारण सभा की मीटिंग में प्रस्ताव लेकर उसको पास करवाया, फिर पैसे का राशि का लगाया जा रहा है। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप जिस नियम की बात कर रहे हो, मेरे हाथ में ये पेपर है जी, ये पेपर नगर पालिका 2021 में बन गई और 21 में बनने के बाद के ये पेपर है जिसमें मैंने सारी काम लिखे हैं। एक पंचायत तो ऐसी इनायत थी जिन्होंने नगर पालिका क्षेत्र सीबीओ ऑफिस में काम करवाया 2 लाख रुपए का, किस नियम के तहत करवाया आपने? दूसरी बात, ये जो काम लिखे मैंने, ये पंचायत समिति की राशि से, पंचायत समिति के मद से ये सारे काम करवाए गए हैं। कौन से काम करवाए सर? ये काम आपको सामने मैं बता देता हूं। अभी ये काम है, इनमें एक तो शौचालय निर्माण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सपोर्टरा, ये पंचायत समिति के मद से ये पैसा लगाया गया है 15वां वित्त आयोग से। उसके बाद में रोड लाइट लगाने का कार्य मेन रोड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सपोर्टरा, रास्ता दुरुस्तीकरण राधा कृष्ण मंदिर से उपखंड कार्यालय तक सपोर्टरा, और नाली निर्माण कार्य रेंज ऑफिस के सामने से उपखंड कार्यालय तक सपोर्टरा, फुटपाथ निर्माण कार्य उपखंड कार्यालय से रेंज ऑफिस के सामने तक सपोर्टरा, और भी काम है इसमें पीछे की तरफ। ये सारे काम है। अब ये काम कितने मौके पे हुए नहीं हुए, ये तो इन्होंने आरोप लगाया, तो मैंने देखा उसको, तो मैं निकाल के लाया हूं। अब ये कामों की क्या स्थिति है, हुए नहीं हुए, आप सपोर्टरा में रहते हो तो आपको देखना चाहिए काम हुए कि नहीं हुए। पर ये सारे काम पंचायत समिति के मद से नगर पालिका क्षेत्र में इनके कार्यकाल में किए गए, तो ये कौन से नियम के तहत किए गए? हमने तो हमको बता दिया हमने इस नियम के तहत किए, तो इनकी भी जांच करवानी चाहिए इनको, किस नियम के तहत आपने करवाए। मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, बाकी दुनिया कर रही है वो सब गलत है। इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी कहा था, इनकी मानसिक हालत सही नहीं है, कहीं न कहीं ये मानसिक रूप से बीमार मुझे लगते हैं, तो इनको अच्छे डॉक्टर पे इलाज कराना चाहिए, क्योंकि 2 साल में कोई मुद्दा इनको मिला नहीं है ऐसा जी, जो कहीं भी कोई आदमी आज 2 साल के कार्यकाल में 19 प्रिंसिपल के हम लोग यहाँ स्थानांतरण करा के लाए, 34 प्रथम श्रेणी के अध्यापक है वो यहाँ आए, व्याख्याता यहाँ हम ट्रांसफर करा के लाए, और अभी वरिष्ठ अध्यापकों की सूची आने वाली है। तमाम विभागों में, हर विभाग के अंदर हमने कर्मचारियों को स्थानांतरण किया है। यदि कोई भी कर्मचारी भाई इस बात को कह दे कि विधायक के यहाँ एक चाय भी पिलाई है, बल्कि मेरे कार्यालय पर आके चाय वो पी के गए होंगे, पेपर मैंने दिया होगा, उसमें एप्लीकेशन लिख के गए होंगे, किसी भी व्यक्ति यदि 1 रुपए का दावा कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीतिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूं, इतना मैं वादा कर सकता हूं। अब बाकी आरोप है, आप कुछ भी लगा दो, आपको कहने की फुल छुट्टी है, फ्री है, लोकतंत्र है, आप एनजीओ। लेकिन कोई भाई ये कह दे कि मैंने ट्रांसफर के नाम एमएलए लैड के नाम से, एमएलए लैड में मैंने 10 करोड़ राशि का आवंटित किया है, किसी सरपंच को, किसी भी एजेंसी को मैंने राशि दी है, वो सरपंच या कोई भी ये कह दे कि 1 रुपए के हम दागी है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। अब बाकी आरोप है, आपने जो कर्म किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, तो आपको सब दुनिया उसी तरह की दिखाई देती है, तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। सर, पूर्व मंत्री पर आपके द्वारा आरोप लगाया गया था कि पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन को हड़पा गया और वहां 40 से अधिक दुकानें खड़ी कर ली गई, और पूर्व में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया था, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई अभी तक? देखो, उसमें आपको बताया ना मैंने, हमारी सरकार के माध्यम से जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया इस विषय में, तो सरकार ने उस विषय को बिल्कुल प्रूफिट केस माना कि बिल्कुल पद का दुरुपयोग हुआ है, राजनीतिक संरक्षण में काम हुआ है, और सरकार ने उसमें निर्देश जारी किए कि तत्काल रूप से ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए
इनके खिलाफ में, और 6 व्यक्ति जो लाभार्थी है और 6 वो गरीब व्यक्ति जिनको इन्होंने गरीब बनाया है। एक कांग्रेस का पूर्व में जिला प्रमुख रहा है जो इसका भाई है, दूसरा जो क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर है, तीसरा पीएचडी में संविदा कर्मी है, और बाकी के और 3 भाई है। उनको इन्होंने सपोर्टरा में सबसे गरीब व्यक्ति पाया कि सपोर्टरा में केवल ये 6 ही गरीब व्यक्ति रहते हैं, और उनको सरकारी भूमि को आवंटित कर दिया। उसके नियम ये है कि वो भूमि इनको मिलनी चाहिए थी, बीपीएल को मिलनी चाहिए थी, और उसका उपयोग केवल आवास के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग कॉमर्शियल नहीं होना चाहिए। अब आप इस बात को सोचो, 6 के 6 गरीब व्यक्तियों ने उसमें आज 40 दुकानें खड़ी कर रखी है। सारी देख सकते हो, मौके पे जाकर सबको दिख रही है वो। तो सरकार ने एसीबी में प्रकरण दर्ज किया है, 74/25 उसकी एफआईआर है। एडिशनल एसपी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली को उसको जांच है, उसमें जांच चल रही है, और माननीय जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में उसके पट्टा निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसकी 10 मार्च को आगे आने वाले समय में सुनवाई है। तो मुझे विश्वास है पूरा प्रूफिट केस है, पट्टे निरस्त होंगे, 100% कार्रवाई होगी। सर, नानपुर पंचायत में जो 75 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए उनका कहना है कि 75 लाख रुपए लिए गए, और नहीं लिए तो वो नार्को टेस्ट करवाए विधायक, इस प्रकार की बात उनके द्वारा कही गई है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, वो नार्को टैक्स मेरा भी होना चाहिए, नार्को टैक्स उनका भी होना चाहिए। उनका इस बात को होना चाहिए नार्को टैक्स के, उन्होंने जो 26 करोड़ का गबन है जो इसके माध्यम से करवाया है, उसमें तुम्हारी कितनी पार्टनरशिप है? तुमने जिस तरह से पूरे सपोर्टरा के अंदर, चाहे मोना सैनी हत्याकांड हो, चाहे विजय गुजर हत्याकांड हो, ये तमाम हत्याकांडों में तुम्हारी क्या भूमिका रही? किस तरह तुम संदिग्ध रहे? किस तरह तुमने दोषियों को, आरोपियों को, गुर्दे के अंदर जिस तरह वो लड़के को मारा गया था उसके अंदर इन्होंने बचाया? इन सबका नार्को टैक्स रहना चाहिए। उसको ये निराधार तथ्यहीन आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ये एक मेरे पास में ये लेटर है, ये करणपुर सरपंच का लेटर है, जिसकी एक दलित महिला सरपंच है, और उस महिला सरपंच ने स्पष्ट रूप से इसमें पूरी बातें लिखी है, जिसकी पंचायती राज में रिसीव्ड है 27/6/2023 को ये रिसीव्ड ली हुई है, और इसने सरपंच ने पूरा लिखकर इसको बताया है। इसमें क्लियर लिखा है कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर, मैं महिला सरपंच हूँ, गरीब परिवार से हूँ, और मेरी ग्राम पंचायत में पूर्व पंचायत राज मंत्री के दामाद बबलू मीणा, जो नानपुर की सरपंच का पुत्र है, उसने मेरी ग्राम पंचायत में नियम विरुद्ध नरेगा के अंतर्गत स्वीकृति निकालकर बिना काम किए हुए एमबी यूसीसीसी भरवाकर सरकारी राशि को उठा लिया गया है। ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखा है जो स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखकर उस राशि को उठा लिया गया है। और इसकी शिकायत मैंने जो पूर्व मंत्री को इन्होंने की है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत की है, और उसके बाद में नरेगा की जो कमिश्नर है उसको शिकायत दी है कि इस राशि को आप इनसे वसूल करें, अन्यथा मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं इसमें आगे जाकर इसकी जांच होगी तो मुझे सारी आंच आ गई तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। तो इन्होंने क्या किया? क्यों नहीं करवाई जांच? इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? इसकी ये लिखित में, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मेरे पास में लिखित है, उसने सारा लिखित में दिया हुआ है, और राजस्थान संपर्क पोर्टल पे उसके पास शिकायत है, पूरे कागज रखे हुए हैं। ये इनके राज्य में इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। आज इनको इस बात का दुख है, दर्द है कि जिस तरह से जो विकास हो रहा है हमारी सरकार के माध्यम से, ये कहीं इनको पच नहीं रहा। आज मैंने आपको बताया ना, 550 करोड़ रुपए का काम 2 साल में आया है इस बजट में, ऐतिहासिक काम। डांग क्षेत्र के लोग जो बेचारे 79 साल से तरस रहे थे, उनके लिए हमारी सरकार ने ऑफ ग्रिड सोलर ऊर्जा की जो घोषणा की है, लगभग आने वाले समय में अब प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट की ऊर्जा का सोलर प्रत्येक परिवार को मिलने वाला है। लगभग 50-60 हजार का एक परिवार को फायदा मिलने का आने वाले समय में। पूरे डांग क्षेत्र का जो परिवार है उनको लाइट मिलेगी। इन सब से इनके अंदर बौखलाहट है, और ये सब जान रहे हैं इस बात को कि जिस तरह से विधायक काम करवा रहा है, आने वाले समय में इनको, इनका कहीं अस्तित्व इनको नजर नहीं, खतरे में है, इसलिए इनके सबके बौखलाहट है। एक और आरोप लगाया था उन्होंने कि मनरेगा के जो कार्य है, मनरेगा के कार्यों में 15% कमीशन लिया जा रहा है। इस क्या मामला है सर इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की शिकायत है, कोई व्यक्ति यदि कह रहा है, तो मैं तो आपको ओपन बोल रहा हूं, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे किसी कार्य को लेकर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे नरेगा हो, वो व्यक्ति आकर ये कहे कि मेरे से इस तरह का भुगतान लिया गया है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आके बताया तो सही कोई। अब बाकी आरोप है, आरोप वो कुछ भी लगा दे, उसका कोई तथ्य नहीं है, कोई नहीं। उनके पास तथ्य तो वो बताया कि साहब इससे लिए, कि इसने कहा है। ये केवल तथ्यहीन निराधार आरोप है। कोई भाई है ऐसा परेशान है तो हम बैठे ना उसके लिए सुनने के लिए। कोई बताया आके कि मेरे से साहब 1 रुपए लिया है कि 5 रुपए लिया है, कोई भी व्यक्ति बताए आके। सर, आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, आपने बताया कि वो आरोप निराधार है, तथ्यहीन है। इसमें आपकी मानहानि हुई है क्या? आप आपकी मानहानि के खिलाफ जाके कोर्ट में कार्रवाई करोगे? देखो, ऐसी बात है विनोद जी, सबसे पहले मैंने कहा था ये लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, और जो भी मीडिया के बंधु जाकर किसी भी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होते, आज आपने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे,
उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, इससे पहले भी देखा कि मीडिया के बंधु इस तरह जाते करौली में उनके सामने जैसे कोई डर रहा हो उनसे। भाई आप लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ में, आप निष्पक्ष रहो, निर्भीक रहो, निडर रहो आप लोग। और जो आपके सामने तथ्य किसी नेता के द्वारा दिए जा रहे हैं तो उनके आप सबूत लो उनसे कि भाई किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हो। केवल आप एक आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पढ़ना है कि मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे खिलाफ एसीबी की जांच आ गई, ईडी में प्रकरण जा रहा है और मुझे बौखलाहट में रात भर उसको नींद नहीं आई। मैंने सुना डॉक्टर बुलाया रात भर में, जब जाके उसका बीपी वगैरह चेक करवाया, जब जाके वो सो पाया। तो इस तरह के जो इनकी बौखलाहट है वो क्लियर दिख रही है। लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के तहत में आपको किसी भी नेता से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उससे तथ्य लेना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही बात करनी चाहिए। रही बात इसकी कि मुझे आगे क्या करना है, ये सारा विषय ऐसा है, जनता है, सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी जनता है और जनता के सामने सबकी सच्चाई है। जनता ही समय पे फैसला करती है। ठीक। धन्यवाद।